नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ तनकीदी तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं इसमें बयान करूँगा कि कैसे मलेशिया ने एक अहम तरीन कदम उठाया है। नेटफ्लिक्स की फहाशियत को दूर करने के लिए नूरफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सर्विस जारी करने जा रहा है, बल्कि कर चुका है। मैं आपको बताता हूँ मौलाना मोहम्मद साद साहब को लेकर के क्या बात हुई है और हुकूमत ने क्या बयान दिया है राज्यसभा में, वो भी बात होगी। और दहली फसादात को लेकर के क्या बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा से पूछगिछ की है पुलिस ने और उसने चार्जशीट में क्या कहा, ये भी मैं आपके सामने रखूं। और बहुत सारी अपोजिशन जमातें मानसून इजलास का बैकआउट कर रही है, आखिर क्यों, क्या वजह है, उस पर भी बात होगी। मदरसा टीचर्स के साथ कलकत्ता में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, वो भी साथ रखते हैं। अब ड्रग्स कनेक्शन मशहूर फिल्मी अदाकारों का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। अब एक अहम तरीन नाम सामने आया जिसकी वजह से फिल्मी दुनिया में हलचल मच गई है। मैं वो भी खबर आप लोगों के सामने रखते हुए तुर्की और दीगर कुछ ममालिक से अहम तरीन खबरें आए हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहर कर नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं नूरफ्लिक्स की। जी हाँ, वेब सीरीज़ के लिए मशहूर स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स कई ममालिक में अपने फहश मवाद की वजह से तनकीद का सामना कर रहा है और इसमें किस किस तरह के उन्वाना से सीरियल्स बन रहे हैं, ड्रामे बन रहे हैं और कितनी फहाशियत और ओरियानियत फैल रही है। हमारा नौजवान तबका इसके साथ किस तरह एडिक्ट हो चुका है, ये भी आप जानते हैं। ऐसे माहौल में मलेशिया ने इस्लामी अक़दार को बुनियाद बनाकर एक नई स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करने की तरफ कदम बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म मुसलमानों के लिए हलाल टीवी की ज़रूरतों को पूरा करेगा, ये उसका दावा है मलेशिया का जिन्होंने इसको बनाया है। इस प्लेटफॉर्म को नूरफ्लिक्स नाम दिया गया है। नूरफ्लिक्स मलेशिया की पहली ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विस है जो शरिया को ख्याल में रखते हुए तैयार की गई है। इसने जुलाई से 10,000 से जाहिद ग्राहकों को अपनी जानिब मुतवज्जह किया है। इसको तैयार करने के पीछे रज़ाल मोहम्मद का दिमाग है, जो जनवरी में अपने ऑफिशियल लॉन्च से पहले नूरफ्लिक्स के लिए असल मवाद तैयार करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमने स्टार्टअप के लिए $9.7 मिलियन खर्च किए हैं, लेकिन कंपनी पहले 5 सालों में तकरीबन 12,000 एपिसोड के साथ मेन स्ट्रीम, तालीमी, फलसफियाना और तरगीबी दर्जों में 1,000 ओरिजिनल मवाद का प्रोडक्शन करेगी। रज़ाल मोहम्मद का कहना है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर खड़े होने से पहले मलेशिया, ब्रुनाई और सिंगापुर की मार्केट पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए वो मकामी और बैनुल अक़वामी प्रोडक्शन से मवाद हासिल करने के लिए मंसूबा तैयार कर रहे हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि हम खुद को अगले 5 सालों में जनूब शिमाली एशियाई इलाकों का अहाता करने की तरफ नजर रखे हुए हैं, जो बैनुल अक़वामी बाजार को मुतवज्जह करने के लिए मशरिक़ी वस्ता और यूरोप में हब कायम करने के लिए हमारी कोशिश का एक हिस्सा है। तो नाज़रीन इस तरह नेटफ्लिक्स के मुकाबले में नूरफ्लिक्स का यह आना एक खुशाइंद बात बताई जा रही है। अलग अलग किस्म के इसमें साइंस, अल कुरान, लाइट एंड लॉ और हबीब अली ज़ैनुल आबिदीन और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें पेश करने की कोशिश की गई है जिसमें उरियानियत नहीं होगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें मुस्लिम हीरोज़ के अलग अलग उन्वानात पर जो है इस पर ड्रामे बन करके लोगों को अपनी जानिब खींच करके उसमें पेश करने की कोशिश की जाएगी और फलसफियाना अंदाज में जो भी मवाद इस्लामिक में मौजूद है उसको एक अलग ही अंदाज में और अलग ही ढंग में पेश करने की कोशिशें होंगी। इस तरह का जो है मलेशिया ने दावा किया है। वो आगे जाकर के देखते हैं कि नूरफ्लिक्स क्या, नेटफ्लिक्स तो वैसी भी फहाशियत है, उरियानियत है, इस वजह से बहुत बड़ा तबका इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे हालात में क्या जिस बात का दावा किया जा रहा है कि ये हलाल टीवी के रूप में उभर करके सामने आएगा, तो क्या उसका फ़ायदा पहुंचेगा नौजवानों को, उसमें किस किस तरह के जो है उन्वानात लेंगे, ये ज़ेर बहस अभी भी है। अब देखना है कि नूरफ्लिक्स अगर वाकई में इस तरह की वो सारी चीज़ें पूरा करता है जिससे फहाशियत, उरियानियत और नंगापन आम ना हो, तो ऐसे हालात में मेरे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको जो है तरजीह दे करके उसको आम करने में मदद करें। लेकिन पहले ये देख लेना चाहिए कि उसके आने के बाद उसमें किस तरह का मवाद पेश किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक मरतबा फिर यहाँ के पार्लियामेंट का सेशन चल निकला है, उसमें तबलीगी जमात के अहबाब और फिर मौलाना साद साहब का नाम गूंज रहा है। मुल्क में कोरोना के मामले 55 लाख से ऊपर पहुंच गए, अमवात भी 80,000 से ऊपर हैं।
कोरोना मामले की इस बढ़ती वजह के लिए हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई ठोस वजह सामने नहीं आई। मरकजी हुकूमत ने कल राज्यसभा में बताया कि निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज में गुज़िश्ता मार्च में मुनक़िदा प्रोग्राम में समाजी फासले पर अमल न करने और बड़ी तादाद में लोगों को तवील अरसे तक वहां रखे जाने की वजह से मुतादिद लोगों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल गया है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में मुंबई के हाईकोर्ट ने औरंगाबाद में साफ कर दिया था कि बलि का बकरा बनाया गया था तबलीगियों के लिए, और फिर जो है सोशल मीडिया में और मीडिया ने उसका गलत इस्तेमाल करते और उसको लताड़ भी लगी थी मीडिया को भी और दीगर लोगों को भी कि किस तरह से जो है तबलीगी जमात के अहबाब को बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक मरतबा फिर तबलीगी अहबाब का नाम लेकर के राज्यसभा में बीजेपी में एक मरतबा अपने जिस तरह से नाकाम हुई है वो लॉकडाउन में अपनी मईशत को संभालने में और इस बीमारी पर काबू पाने में, वो पूरा का पूरा एक मरतबा फिर तबलीगी अहबाब मौलाना साहब के कंधों पर डालने की कोशिशें हो रही हैं। वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला किशन रेड्डी ने शिवसेना के अनिल देसाई के जरिए पूछे गए सवाल के तहरीरी जवाब में ये इत्तलात दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2033 अफराद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ तहकीकात अभी जारी हैं और उन्हें ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक कोविड-19 की वबा के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के जरिए रहनुमा खतूत वगैरह जारी किए जाने के बावजूद समाजी दूरी पर अमल किए बगैर, नीज मास्क और सैनिटाइजर का एहतिमाम किए बगैर बहुत बड़ा हुजूम एक बंद कैंपस में तवील अरसे तक जमा था। इसकी वजह से मुतादिद अफराद में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। मिस्टर रेड्डी ने यह भी बताया कि 29 मार्च को दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन हेडक्वार्टर से तबलीगी जमात के 2361 अफराद को बाहर निकाला था। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने तबलीगी इज्तिमा के इनेकाद के सिलसिले में ताज़ीरात हिंद की दफा 271, 270, 269, 188, 336, 308, 304 और 120B गैर मुल्की एक्ट 1946 की दफा 14B वबाई मर्ज 1897 की दफा 3 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की दफा 51/58 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये सारी तफसीलात एक सवाल के जवाब में पेश की गई है। इस खबर के सामने आने के बाद ये बात साफ तौर पर वाज़ेह कर लेना चाहिए कि जो है जिस तरह से उस वक्त भी तबलीगी जमात को लेकर के जो बदनाम करने की कोशिशें की गई, अब राज्यसभा और इस तरह की इसमें भी जो है तबलीगी जमात को और मौलाना साहब को खींचने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन, एक खबर अहम तरीन निकल कर के आज सामने आई है कि बीजेपी लीडर और साबिक रुकन असेंबली कपिल मिश्रा से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। जी हाँ, दिल्ली की स्पेशल सेल ने 28 जुलाई को फरवरी में हुए शिमाली मशरक़ी दिल्ली फसादात से जुड़े होने के मामले में पूछताछ की थी। उनसे पूछताछ के दौरान कपिल मिश्रा ने अपने मौजपुर के दौरे के दौरान कोई तकरीर करने की बात से इनकार कर दिया। कुड़कुड़दुमा अदालत में गुज़िश्ता हफ्ते दाखिल की गई चार्जशीट में दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान दर्ज किया गया है। चार्जशीट में उन सवालों का जिक्र किया गया है जो उनके मौजपुर दौरे और 23 फरवरी को उनकी तकरीर के वायरल वीडियो के बारे में उनसे पूछे गए थे। मुबैना वीडियो में कपिल मिश्रा को शहरी तरमीम कानून हामियों के ग्रुप को मौजपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास खिताब करते हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके पास ही शिमाली मशरक़ी डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या खड़े हुए हैं। और बहुत सारी वीडियो पूरी तरह से जो है वायरल हुई थी और उस बात को लेकर के सोशल मीडिया में हंगामे हुए थे और किस तरह के उन्होंने बयान दिया था ये भी सामने आया था। लेकिन पुलिस की जानिब से इस तरह का बयान चार्जशीट में दाखिल करना कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया है और 3 दिन में सिर्फ महज इस जगह को खाली करने की बात कही गई है, पूरी तरह से झूठ बोला जा रहा था। लेकिन इस चीज़ को जो चार्जशीट में दाखिल करके कपिल मिश्रा को पुलिस क्लीन चिट देने की कोशिश की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मखसूस कौम के नौजवानों को और समाज को ही इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, ज़रई बिलों की राज्यसभा से हंगामे के दौरान मंजूरी, उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के 8 अरकान को राज्यसभा से मुअत्तल किए जाने पर हिज़्ब इख्तिलाफ में सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है और मुअत्तल शुदा अरकान ने पूरी रात पार्लियामेंट के अहाते में धरना दिया। कांग्रेस समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास का बायकॉट कर दिया। दरअसल कांग्रेस की सीनियर लीडर जयराम रमेश ने ऐवान की कार्रवाई के बायकॉट के साथ वजूहात शुमार करते हुए कहा कि हुकूमत ज़वाबित पर अमल नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ ने बायकॉट का फैसला किया है। राज्यसभा में कांग्रेस की चीफ व्हिप जयराम रमेश ने मंगल के रोज राज्यसभा के बायकॉट की पहली वजह बताते हुए कहा कि हुकूमत बिलों को ऐवान पर मुस्तलद कर रही है। दूसरी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा के 8 अरकान को सुने बगैर ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया और ज़ाब्ते के खिलाफ करते हुए उनके खिलाफ मुअत्तली को तजवीज़ पर भी रायशुमारी और वोटों की तकसीम डिवीजन ऑफ वोट्स भी नहीं कराई गई। तीसरी वजह बताया है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन को ऐवान में बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और अपोजिशन को बहस में शामिल नहीं किया जा रहा। 5वीं वजह शुमार करते उन्होंने कहा कि अहम बिलों को बराह रास्त मंजूर कराया जा रहा है।
उन्हें स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी के पास नहीं भेजा जा रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई का बायकॉट करने की छठी वजह बताते हुए जयराम रमेश का कहना था कि हुकूमत ने ज़राअत से मुतालिक 2 अहम बिल मंजूर करा लिए और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस पर रायशुमारी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। सातवीं और आखिरी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ज़रई सेल्स एक्ट का हिस्सा नहीं बनने दिया और इस निज़ाम का इतलाक़ निजी तिजारत पर भी नहीं किया गया है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो ज़मीनी सतह पर क़वानीन की पामाली हो रही है, जमहूरियत की पामाली हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, पुलिस डिक्टेटरशिप पे उतर आई है, जुल्म सितम का बाजार गर्म है, जराइम अपने आखिरी हद को पहुंच रहे हैं। ऐसे हालात में वो इलाका जहां माना जा सकता है कि यहाँ तो लोगों की बात मानी जाएगी, जो लोगों से चुन करके कोई राज्यसभा मेंबर बने, कोई मेंबर पार्लियामेंट बने, वहाँ भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मरकजी हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है, जो जैसे चाहे किसी को निकाल दिया जा रहा है, किसी को सुनने को तैयार नहीं। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद अब सिर्फ सुनने को अल्फाज रह गए भारत में कि सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर जमहूरियत है, लेकिन हकीकत में ज़मीनी सतह पे हो या पार्लियामेंट के अहाते में कोई जमहूरियत नज़र नहीं आ रही है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। मगरबी बंगाल के महकमे एजुकेशन दफ्तर के हेडक्वार्टर साल्ट लेक बकाश भवन में मदरसे की दस्तावेज़ात जमा करने कुछ लोग आए थे, यानी टीचर्स आए थे, लेकिन उनके साथ पेश आए हादिसे ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया है। मगरबी बंगाल मदरसा एजुकेशन बोर्ड के असातिज़ा को कलकत्ता के एक गेस्ट हाउस में क़याम के लिए कमरा नहीं दिया गया। मदारिस के हेडमास्टर के एक ग्रुप के साथ कलकत्ता में पेश आए इस हादिसे ने सबों को हैरान कर दिया। रियासत के मालदा जिले की मुख्तलिफ मदारिस से कमोपेश 10 असातिज़ा पर मुश्तमिल एक ग्रुप कलकत्ता के साल्ट लेक में वाक़ एजुकेशन दफ्तर में अपने सरकारी दस्तावेज़ात जमा करने के लिए आए थे। चूँकि मालदा कलकत्ता से काफ़ी दूर है और एक दिन में वापसी मुमकिन नहीं थी, इसलिए असातिज़ा ने मालदा से साल्ट लेक के एक गेस्ट हाउस में 3 कमरों की बुकिंग करा ली थी। शहर पहुँचने पर असातिज़ा गेस्ट हाउस गए, उन्हें कमरे की चाबियाँ भी दी गई, लेकिन 3 घंटे के बाद ही तमाम असातिज़ा को कमरा खाली करने को कहा गया। असातिज़ा हैरान थे कि उन्हें क्यों कमरे से बाहर निकाला गया है। पूछने में बताया गया कि हम आप लोगों को गेस्ट हाउस की दूसरी इमारत C ब्लॉक में शिफ्ट कर रहे हैं। असातिज़ा दूसरे ब्लॉक में चले गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें घंटों बिठाकर बाहर रखा गया और बाहर बिठा करके उनको परेशान किया गया। काबिल गौर बात यह है कि घंटों बाहर बैठे असातिज़ा यहाँ भी कमरा देने से इनकार कर दिया गया। असातिज़ा वापस इसी गेस्ट हाउस में पहुँचे जहाँ उन्होंने किराए पर कमरा बुक कराया था और हरासा किए जाने की वजह पूछी तो हैरानकुन बात सामने आई। गेस्ट हाउस की जानिब से कहा गया है कि उस पास के मकामी लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग यहाँ क़याम करें। आप लोगों को मकामी लोगों ने देख लिया है और आपके लंबे कुर्ते और दाढ़ी देखकर परेशान हैं और यहाँ आकर एतराज़ जाहिर किया है। साथ ही साथ मकामी लोगों ने गेस्ट हाउस के अराकीन को ऐसे लोगों को कमरा ना दिए जाने की अपील की और अब हम मकामी लोगों के एतराज़ के बायस मजबूर हैं। मदरसा टीचर हैरान और परेशान थे कि उन्हें उनके लिबास पर निशाना बनाया जा रहा है। गेस्ट हाउस के अराकीन के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते रियासत की मुर्शिदाबाद ज़िला, जो मालदा से काफ़ी करीब है, NIA के जरिए मुर्शिदाबाद से 6 मुश्तबा अलकायदा से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की खबर से लोग परेशान हैं और इसी बुनियाद पर एतराज़ जताया जा रहा है। मदरसा असातिज़ा ने इस ताल्लुक से बुधानगर पुलिस स्टेशन में गेस्ट हाउस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और वापस अपने घर को लौट चुके हैं। इस हादसे के बाद मुमता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ तंजीमों ने हुकूमत से कार्रवाई की अपील भी की है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मदरसे के असातिज़ा, जो सरकारी असातिज़ा हैं, ये बोर्ड मदरसे की बात हो रही है जहाँ पर पढ़ाया जाता है, वहाँ के असातिज़ा के साथ एक ऐसे रियासत में, जिस रियासत को लेकर के मशहूर है कि यहाँ पर जो है मुसलमानों के साथ किसी तरह की असभ्यत नहीं बरती जाती, वहाँ अगर ऐसा हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन, आइए, ड्रग्स की दुनिया कितनी ख़तरनाक है और किन किन लोगों को अपने दायरे कार में लेकर के उनको परेशान किए हुए है, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद ड्रग्स कनेक्शन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के बाद कई बड़ी फिल्मी हस्तियों पर अब NCB की तलवार लटकने लगी है। इन हस्तियों में अदाकारा दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आ गया है, जिसके बाद से बॉलीवुड में एक खलबली सी मच गई है। दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के दरमियान ड्रग चैट के इंकशाफ के बाद NCB ने आज करिश्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है। खबरों के मुताबिक दीपिका से भी इसी हफ्ते NCB के जरिए पूछताछ की जा सकती है। तो नाजरीन, ये है फिल्मी दुनिया, और फिल्मी दुनिया में जिस तरह के नाम आ रहे हैं, हमने आप लोगों को कहा था कि बेंगलुरु में जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनमें से भी कितने बड़े बड़े नाम
लोगों के सामने आया और कितनी अदाकारें इसमें फंसी हुई मिली और उनका लिंक कहाँ कहाँ तक जाकर के मिला, ये तफसीलात मैंने रखी थी। अब यहाँ बॉलीवुड से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं वह अचंभे में डालने वाली हैं कि मशहूर चेहरे इसमें जो है फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो फ़िलिस्तीन से आ रही है। फ़िलिस्तीन ने अपनी बारी आने पर अरब लीग की सरबराही लेने से इनकार कर दिया है और ये गुस्सा इसलिए है कि इसराइल को तस्लीम करने में मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन सामने हैं और कुछ ममालिक के नाम भी सामने आ रहे हैं। फ़िलिस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा जो इस वक्त आप देख रहे तस्वीर में, रियाज़ अल मालिकी ने रामल्ला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की इसराइल को तस्लीम करने और ताल्लुकात कायम करने पर एहतिजाजन अरब लीग की सरबराही लेने से फ़िलिस्तीन ने इनकार कर दिया है और ये एहतिजाज करने का हमारा अपना अंदाज़ है। जिस तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करके उनको धोखा दिया है वो नाकाबिल कबूल है। इसके अलावा नाज़रीन, जहाँ फ़िलिस्तीन को लेकर के अलग अलग तरह से अमेरिका और इसराइल लोगों को लालची बना रहे हैं, अरब ममालिक को, और उनको अलग अलग किस्म की पेशकश भी दी जा रही है। मैंने सुबह बताया था कि सूडान को किस तरह की पेशकश की गई। इस दरमियान में जो यहाँ की मुतहारिब तंजीमें हैं वो अब एक दूसरे से हाथ जोड़ करके इत्तेहाद बना रही हैं कि दुश्मन से किस तरह से एकजा हो जाए, और तुर्की का इसमें अहम रोल सामने आ रहा है। जी हाँ, फ़िलिस्तीन की दो मुतहारिब तंजीमें हमास और फतह के रहनुमाओं ने तुर्की में एक अहम इजलास में शिरकत की। दोनों तंजीमों का एक दूसरे से ताउन बढ़ाने का फैसला दो अरब ममालिक बहरीन और यूएई का इसराइल को तस्लीम करने के बाद फ़िलिस्तीन की मुतहारिब तंजीमों ने अपनी इख्तिलाफात ख़त्म करने और मुश्तरका कोशिशों का फैसला कर लिया है। यानी जब दुश्मन से कुछ ममालिक हाथ जोड़ रहे हैं तो यहाँ मकामी सतह में जो तंजीमें एक दूसरे से मुतहारिब थी वो अब मुश्तरका कोशिशों का फैसला किया है और इत्तेहाद बना करके दुश्मन से लड़ने का फैसला किया है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार तुर्की अदा कर रहा है कि किसी भी तरह से मकामी तंजीमों को जोड़ करके एक मजबूत यहाँ पर एक क़ियादत बनाई जाए। इसके अलावा नाज़रीन, तुर्की ने हाल ही में आर्मेनिया को आग से ना खेलने का मशवरा दिया है। आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान सरहदी लड़ाई में आज़रबाईजान का एक फौजी शहीद हो गया है। फौजी एहलकार के मारे जाने पर तुर्की ने आर्मेनिया को वार्निंग दी है कि वो आग से खेलना बंद कर दे। तुर्की ने आर्मेनिया से आज़रबाईजान का मकबूजा इलाका खाली करने को कहा है। जी, आर्मेनिया की जानिब से लगातार आज़रबाईजान को तनहा समझ करके आर्मेनिया की यहाँ की जंगी तंजीमें और जंगजू लोग और ख़ुद यहाँ की फ़ौज जो है आज़रबाईजान के इलाके में कब्ज़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। यही बात है कि आज़रबाईजान को हमेशा से तुर्की साथ देता आ रहा है और आर्मेनिया इस तरह की शरारतें करता रहता है। इस वजह से आर्मेनिया को बराह रास्त इस वक्त तुर्की ने सरहद पर किसी भी तरह की कशीदगी से बाज आने को और आग से खेलने से बचने को कहा है। इसके अलावा नाज़रीन, रजब तैयब एर्दोगान ने हाल ही में एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को और दीगर लोगों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कल तक जो तुर्की को नज़रअंदाज करते थे आज मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। यूनान और दीगर ममालिक समझ गए कि मामलात मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होंगे। बाज़ ममालिक मशरक़ी बहरीन रूम में अपने मज़मूम नज़रियात और नामनिहाद नक्शे जारी कर रहे थे। अब यही ममालिक तुर्की से बातचीत करने के लिए तैयार है और हमने उन्हें मुज़ाकरात की दावत भी दी है। इसके अलावा नाज़रीन, जनरल असम्बली से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा को निशाने पर लिया। 7 अरब इंसानों की किस्मत को 5 ममालिक की सिक्योरिटी काउंसिल पर नहीं छोड़ा जा सकता। उनका कहना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लाहात इंतहाई ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपना मिशन पूरा करने में गुज़िश्ता 75 साल से मुसलसल नाकाम हो रहा है, जिस पर जो है दोबारा संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। ये कहते हुए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को भी और उसके किरदार को भी जो 75 सालों से थी उसको निशाने पर लेकर के तनकीद की है। मैं क्या नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर कुछ ही देर में आपके सामने हाजिरी होगी कुछ अहम तरीन खबरों के साथ। खुद भी देखें, दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।